हेलो एवरीवन। हेलो दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसे सूत्रकणिका या जिसे जो है कॉन्ड्रियोसोम भी कहते हैं। तो सबसे पहले आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो को देखने के लिए, यहाँ पे आ जाने के लिए सभी का वेलकम है। और आप देख रहे हैं IQ क्लासेस विद नंदिनी सर। तो हम लोग इसमें बात करने वाले हैं सूत्रकणिका के बारे में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जिसका आज हम लोग इतिहास के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द कहाँ से लिया गया है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया, किस वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया नाम किनके द्वारा रखा गया, कितना ईस्वी में रखा गया, और माइटोकॉन्ड्रिया का रचना कैसा है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, ठीक है, जो आप लोगों को एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि क्रिस्टी किसे कहते हैं, क्रिस्ट किसे कहते हैं, वो सभी के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा श्वसन में किस तरह से सहायता करता है, ऊर्जा निर्माण करने में कैसे सहायता करता है, आज हम लोग सभी चीज़ के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जितने भी संभावित प्रश्न आपको बनते हैं, वो सभी का उत्तर आपको एक ही वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसे मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के पूरे विवरण को कवर करने का प्रयास किया है। तो आप लोग अंत तक बने रहें। और अभी तक अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि जैसे ही आपको वीडियो अपलोड मैं करूं आपको वीडियो तुरंत मिल सके और आप उससे सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग अब शुरू करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। हाँ, मैं एक बात आपसे बोलना चाहूँगा, अभी तक अगर आप लोग नए हैं और अभी तक सेल के बारे में नहीं जानकारी प्राप्त किए हैं, सेल के कितने प्रकार होते हैं, अगर उसके बारे में जानकारी नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पे, आपको सेल और सेल के प्रकार, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, मैंने दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है, जाकर उसको देखिए, क्योंकि उसके देखने के बाद ही माइटोकॉन्ड्रिया आपको समझ में आने वाला है। क्यों समझ में आने वाला है? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल के अंदर का पार्ट है, कोशिका अंग, मतलब ये कोशिका में कौन कौन से अंग होते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो इससे पहले आपको सेल की जानकारी लेना बहुत जरूरी है, कोशिका की जानकारी लेना बहुत जरूरी है। चलिए लेट अस कंटिन्यू ऑन द टॉपिक। देखिए, तो अभी मैंने जैसा बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बारे में चर्चा करने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ये हिंदी और इंग्लिश हो गया, ठीक है ना। इसे सूत्रकणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी बोला जाता है। आप याद रखिएगा, हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ना लिख करके सूत्रकणिका लिख दे, तो टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं कि ये क्या क्वेश्चन पूछ दिया है। बस याद कीजिए, सीखते रहिए मेरे साथ, कुछ नया, ठीक है। और सूत्रकणिका के साथ साथ में इसे कॉन्ड्रियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम या तीसरा नाम कॉन्ड्रियोसोम, सूत्रकणिका भी कहा जाता है। अब है कि माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, तो कौन कौन सा शब्द है, सूत्रकणिका इसे क्यों कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब मैंने दो शब्द को, इसको जब मैंने डिवाइड किया, तो मिटोस बन गया, दूसरा बन गया कॉन्ड्रियन। क्या बन गया? पहला मैंने इसको मिटोस में तोड़ा और दूसरा कॉन्ड्रिया के रूप में तोड़ा। तो मिटोस का मतलब होता है थ्रेड। इंग्लिश में क्या होता है? मिटोस का मतलब थ्रेड होता है, धागा होता है, ठीक है ना। इंग्लिश थ्रेड हो गया, हिंदी में धागा, सूत्र या तंतु भी हम लोग इसे कहते हैं। जैसे अभी मैं जो शर्ट पहना हुआ हूँ वो क्या बोलते हैं कि धागा से बना हुआ है, रेशम से बना हुआ है, ठीक है ना। तो उस तंतु को, उस धागा को, उस थ्रेड को ही मिटोस बोलते हैं। तो मिटोस मतलब आपका हो गया धागा, हो गया सूत्र, हो गया तंतु, हो गया। इंग्लिश में बात करो तो इसे थ्रेड बोलते हैं। हमें आशा है समझ में आया होगा। अब चलते तो मिटोस का मतलब हो गया। अब कॉन्ड्रिया मतलब कि मिटोकॉन्ड्रिया, नाम ही से पता चलता है, मिटो प्लस कॉन्ड्रिया। तो मिटोस मतलब थ्रेड, इंग्लिश शब्द, हिंदी में धागा, सूत्र, तंतु। आगे चलते हैं, कॉन्ड्रियन मतलब क्या होता है। कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रेनुअल। क्या होता है? कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेनुअल, इंग्लिश में ग्रेनुअल बोलते हैं, और इसका हिंदी होता है कनिका। क्या होता है? कनिका। तो अगर मैं बात करूं तो धागा कनिका, सूत्र कनिका, तंतु कनिका, तो इसीलिए इसे सूत्र कनिका नाम दिया गया है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका क्यों कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि मिटोस मतलब थ्रेड होता है, इंग्लिश शब्द। हिंदी की मैं बात करूं तो थ्रेड मतलब धागा होता है, तंतु होता है, या फिर हम लोग उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं सूत्र, ठीक है ना, रस्सी, पतली वाली, बारीक वाली, ठीक है। और कॉन्ड्रियन मतलब हमारा हो गया ग्रेनुअल, मतलब कि कनिका। तो इसको दोनों शब्दों को मिलाने के बाद बन गया हमारा सूत्रकणिका, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है कि सूत्रकणिका का खोज करने वाले, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन है, उनके बारे में हम लोग अब चर्चा करेंगे, सीखेंगे। चलते हैं आगे, देखेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, मैंने टॉपिक भी लिख चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज, ठीक है। तो सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति, माइटोकॉन्ड्रिया का सर्वप्रथम खोज करने वाले व्यक्ति जिनका नाम है अल्बर्ट वॉन कोलिकर। क्या नाम है? इनको अल्बर्ट वॉन कोलिकर या फिर इन्हें कोलिकर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको कोलिकर या फिर पूछ सकता है कि कोलिकर का पूरा नाम क्या है, तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर, जो कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने में सक्षम हो पाए थे। कब किए? तो 1830 ईस्वी में अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया गया। कहाँ किया गया? तो कीटों के पेशियों, मतलब कि कीटों के अंदर जो है इसका खोज किया गया। किसका? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। किनके द्वारा? तो अल्बर्ट वॉन कोलिकर के द्वारा। कब किया गया? तो 1830 ईस्वी में। मतलब कि जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको सब क्वेश्चन का रिप्लाई यहाँ से मिलते चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद कुछ और वैज्ञानिक आते हैं और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं 1830 में, जिनका नाम है अल्टमान वैज्ञानिक, ठीक है ना। 1830 में दूसरा वैज्ञानिक का नंबर आता है जिनका नाम है अल्टमान वैज्ञानिक। नाम अच्छे से याद रखेंगे। ने जिन कोशिकाओं में मिटोकॉन्ड्रिया की प्रेजेंट को बताया सॉरी, मतलब कि सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है। एक किसने बताया? हम लोगों में या फिर प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित है, किसने बताया? पूछ सकता है कि कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं। यह सिद्धांत किनका है और कब दिया गया? तो यह जो सिद्धांत है वह अल्टमान वैज्ञानिक का है और यह 1830 में बताया है। तो याद रखेंगे कि कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, वह 1830 ईस्वी में अल्टमान वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया। यहां तक हो गया। अब है कि जब बताया गया तो इसका जो नाम इन्होंने दिए, यह नाम दिए बायोप्लास्ट। क्या दिए? मतलब कि अल्टमान वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट के नाम बता करके चलेगा। मतलब कि बायोप्लास्ट पूछेगा कि बायोप्लास्ट नाम देने वाले कौन व्यक्ति हैं, तो आप याद रखना है कि अल्टमान वैज्ञानिक 1830 ईस्वी में, जो कि कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होने की बात बताया था। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे चलते हैं। आगे है इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आते हैं। 1830 का खत्म हो गया, 1830 में भी आते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद आते हैं हमारे बेंडा वैज्ञानिक। कौन है? नाम है, देखिए थोड़ा सा नाम अलग है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे हमारे 1830 में आते हैं बेंडा वैज्ञानिक। और बेंडा वैज्ञानिक ने क्या बताते हैं? बेंडा वैज्ञानिक ने, सॉरी यहाँ पे 1890 होगा, 1830 ने 1890, ठीक है। हाँ, एक बार फिर से सुन लेंगे। अल्टमान वैज्ञानिक ने कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति को बताते हैं, जिन्होंने बायोप्लास्ट इसका नाम दिया, ठीक है। मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं, जिसका नाम क्या पड़ा? बायोप्लास्ट। इनके द्वारा, अल्टमान के द्वारा। कब पड़ा? 1890 में। अब उसके बाद आते हैं वेंडा वैज्ञानिक। कौन आते हैं? वेंडा वैज्ञानिक। वेंडा वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में, पहले 1830, 1890 और 1897, 7 साल के बाद 1897 में माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। क्या दिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम, मतलब कि मिटोकॉन्ड्रिया जो नाम पड़ता है, या फिर हिंदी में बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया, वह नाम किसने दिया? तो वेंडा वैज्ञानिक है। तब से भी पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपको वेंडा बताना है। कब पड़ा? तो 1897 ईस्वी में, ठीक है ना। बायोप्लास्ट किसने दिया? तो बायोप्लास्ट अल्टमान वैज्ञानिक ने दिए। कब दिए? तो 1890 ईस्वी में, ठीक है ना। और सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले कौन है? तो हमारे हैं अल्बर्ट वॉन कोलिकर। आगे चलते हैं। अब मैंने आपका माइटोकॉन्ड्रिया के परिभाषा का मैंने यहाँ पे कवर किया है। परिभाषा यह है माइटोकॉन्ड्रिया के कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य, मतलब कि मैंने बताया है कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका कहते हैं जो एक सेल से बने होते हैं, ठीक है ना, जिनमें एक गुणसूत्र पाए जाते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका, सॉरी, यूकैरियोटिक कोशिका वैसे कोशिका कहते हैं जो एक से अधिक सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। मतलब कि रचना के आधार पर इनमें सेल की संख्या पाया जाता है तथा यह इनमें गुणसूत्रों की संख्या अधिक होता है। तो यह मैंने परिभाषा लिखा है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, अच्छे समझेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावात या सूत्री संरचनाएं, मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, ये जो कोशिका द्रव्य देख रहे हैं, मतलब कोशिका द्रव्य के अंदर वाले भाग में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत या सूत्री संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। आपसे पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावात या सूत्री संरचनाएं पाई जाती है,
अधिक से अधिक संख्या में पाई जाती है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं इसकी संरचना के बारे में, मतलब कि हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसा होता है, जो कि मैंने यहाँ पे बना चुका है। ये हम लोगों का मिटोकॉन्ड्रिया है, जिसे हिंदी में मैं बात करते हैं सूत्रकणिका भी बोला जाता है। ठीक है, इसे सूत्रकणिका भी बोला जाता है। तो हम लोग उसके संरचना के बारे में बात, मतलब कि इसका बनावट कैसा है, इसके अंदर में क्या क्या पाए जाते हैं, इसका मतलब झिल्ली कितने होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसमें जो है किस चीज का बना होता है, उस सभी के बारे में हम लोग इसमें बात करना। चल देखते हैं इसकी संरचना के बारे में बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा माइटोकॉन्ड्रिया बना हुआ है। ये हमारा क्या है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है जो दोहरी झिल्ली से बना होता है। ठीक है ना, इसमें कुछ अंदर में संरचना पाए जाते हैं। संरचना के अंदर में कुछ हमारे जो है तरल पदार्थ पाए जाते हैं, और तरल पदार्थ के अंदर में कुछ डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, वो सब के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह जो है दोहरी झिल्ली है। तो लिखा गया है कि चारों तरफ, मतलब कि दोहरी झिल्ली का एक परत होता है। दोहरी झिल्ली, देखिए दोहरी झिल्ली होती है जो चारों तरफ से होता है। ठीक है ना, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली। और यह झिल्ली जो बना होता है, बाह्य झिल्ली जो बना होता है, वह प्रोटीन और फैट, मतलब कि प्रोटीन और वसा का बना होता है। किस चीज का, तो बाहरी झिल्ली जो होता है वह प्रोटीन और वसा का बना होता है। तो चारों तरफ प्रोटीन और फैट की बनी दोहरी झिल्ली होती है, जो प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। कैसी होती है, तो जो है मतलब कि यह जो झिल्ली है प्लाज्मा झिल्ली की तरह होती है। ठीक है ना। अब ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये हो गया आपका बाहरी झिल्ली। इसके अंदर जो देख रहे हैं हो गया आपका आंतरिक झिल्ली। ठीक है ना, तो हम लोग बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली में अंतर स्पष्ट करेंगे। तो बाहरी झिल्ली जो होता है चिकनी होता है, लचीली होता है। कैसा होता है, बाहर का झिल्ली चिकना होगा बिल्कुल, ठीक है ना, और यह क्या होगा, लचीला, मतलब जैसे मतलब कि हम जैसे किसी चीज को मोड़ देते हैं ना, वैसे मोड़ने वाला होता है, तो लचीला होता है। ठीक है, अब वही अगर मैं आंतरिक झिल्ली की बात करूं तो आंतरिक झिल्ली जो होता है वह अंगुली नुमा संरचना बनाते हैं। कैसी संरचना, आंतरिक झिल्ली जो है अंगुली नुमा संरचना बनाती है। ठीक है, और अंगुली नुमा संरचना को क्रिस्टी कहते हैं। मेन पॉइंट तो यही है कि अंदर में जो झिल्ली जो देख रहे हैं ना, ये जो झिल्ली है, ठीक है ना, यहीं से हमारा अंगुली नुमा संरचना जो अंगुली की तरह दिखाई पड़ता है। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी रचना को क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली का थोड़ा सा हम लोग और चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं बाहरी झिल्ली की, अगर मैं मोटाई की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो यह जो होता है 60 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है, बाहरी झिल्ली का मोटाई जो होता है 60 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन अगर मैं वही आंतरिक झिल्ली की मैं बात करूं तो आंतरिक झिल्ली की जो मोटाई होता है 64 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना, तो याद रखेंगे, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली का जो मोटाई है कितना एंगस्ट्रॉम होता है और आंतरिक झिल्ली का कितना मोटाई एंगस्ट्रॉम में होता है। ठीक है, तो आंतरिक आपका 64 हो गया और बाहरी आपका 60 एंगस्ट्रॉम होगा। मैंने यहाँ भी लिख चुका है कि बाह्य झिल्ली प्रोटीन का बना होता है, फैट से बना होता है। ठीक है ना, यह 60 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और आंतरिक झिल्ली जो है, मतलब कि अंदर की झिल्ली, ये वाले जो जिसे मैंने ग्रीन से दिखाया है, यह मैंने ब्लू से दिखाया बाहरी झिल्ली को। आंतरिक झिल्ली जो होता है 64 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। हमें आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हो गया कि ये जो देख रहे हैं उंगली नुमा जो ब्लू कलर से आपको बनाया हुआ है, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। मैंने यहाँ भी लिख दिया है, ये जो ब्लैक से देख रहे हैं इसमें मैंने क्रिस्टी लिखा है। ठीक है ना, तो इसको उंगली नुमा संरचना कब से पूछ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगली नुमा संरचना जो होता है वह क्या कहते हैं, तो उसे क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी का सबसे बड़ा कारण है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर के अंदर नहीं रहेगा, ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहेगा तो हम लोग श्वसन की क्रिया नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम लोग जो श्वसन करते हैं, श्वसन करने के बाद हम लोग जो ऊर्जा बनता है, यह क्रिया हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, तो अंगुली नुमा संरचना जिसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, ये हो गया क्रिस्टी। किसको कहते हैं, अब है क्रिस्टी पर छोटी छोटी रचना। ये देखिए क्रिस्टी जो, ये जो देख अंगुली नुमा संरचना जो इसमें छोटी छोटी में जो ब्लैक से कुछ बना हुआ है, ये आपका एक मतलब कि पेड़ के रूप में बोले तो, ठीक है ना, एक छोटा सा अंकुरन के रूप में अगर मैं बात करूं, सब देख रहे हैं जो ब्लैक वाला, इसको ही क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो छोटे छोटे ये जो हम लोग क्रिस्टी के ऊपर जो बना, सॉरी, जो क्रिस्टी के ऊपर जो बना, जो ब्लैक से देख रहे हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको जो हम लोग इस रचना को ऑक्सीसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टी के ऊपर में एक अंकुरन के रूप में जो आपको ब्लैक से दिखाई पड़ रहा है, उस रचना को ऑक्सीसोम कहते हैं। ठीक, आपसे पूछ सकता है कि क्रिस्टी के ऊपर की रचना ऊपर में जो बना होता है अंकुरन के रूप में,
उस रचना को क्या बोलते हैं, तो उसको ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, आगे चलते हैं। अब है कि ऑक्सीसोम का आकार क्या है, तो ऑक्सीसोम का जो आकार होता है वह 80 से 100 मतलब कि 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना। ऑक्सीसोम का आकार ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, इसका आकार जो होता है वह 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। और इसकी अगर मैं संख्या की बात करूं तो यह 10,000 से लेकर के 1 लाख तक होता है। कितना होता है, यह 10,000 से लेकर के मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में 10,000 से लेकर के 1 लाख तक की संख्या में पाए जाते हैं। और ऑक्सीसोम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो आकार होता है वह 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। आगे चलते हैं, यह क्या करता है, तो यह जो हमारा है श्वसन संबंधी एंजाइम्स रहते हैं इसमें जो है, इसके अंदर श्वसन संबंधी एंजाइम मतलब कि ये जो देख रहे हैं ना, एंजाइम लिखा हुआ, राइबोसोम लिखा हुआ, डीएनए लिखा हुआ, तो इसमें जो है श्वसन संबंधी एंजाइम रहते हैं। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ एटीपी के बारे में। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। याद रखेंगे कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी और कुछ नहीं, हम लोग जो ऊर्जा जो प्राप्त होता है, ऊर्जा हम लोग को एटीपी से प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो 38 एटीपी मिलने से एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, हम लोग को ऊर्जा के रूप में मिलता है, ठीक है। तो एटीपी और कुछ नहीं, हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। 38 एटीपी बराबर हम लोग को जो है एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। नए यौगिक के निर्माण में ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। अब यह जो एटीपी जो बनेगा ना, यह जो ऊर्जा जो बनेगा, यह नए यौगिक को निर्माण करने में इस ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। सबसे नंबर 1 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही पावर हाउस कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है, इसके अंदर राइबोसोम पाया जाता है, इसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिस एंजाइम की सहायता से हम लोग श्वसन कर पाते हैं, जिस एंजाइम की सहायता से हम लोगों को भोजन मतलब कि ऊर्जा मिल पाता है, ठीक है ना। और हम लोग जो भोजन करते हैं उसका विखंडन भी इसी की सहायता से होता है। तो इसीलिए इसे माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में सीखने वाले हैं। किसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में अगर फिर से देख लेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र बना हुआ है, एक दोनों लेयर ब्लैक से ही है, ठीक है ना, लेकिन एक मैंने यहाँ ब्लू से दर्शाया है, वह बाह्य झिल्ली हो गया जो प्रोटीन और फैट का बना होता है, जिसका अगर मोटाई की बात करें तो 60 एंगस्ट्रॉम होता है। यहाँ ग्रीन से मैंने दर्शाया है जो आपका आंतरिक झिल्ली है, जिसका मोटाई 64 एंगस्ट्रॉम होता है। ये जो देख रहे हैं उंगली नुमा संरचना, यह आपका क्रिस्टी कहलाता है, ठीक है ना। और क्रिस्टी के ऊपर में जो डॉट डॉट के रूप में दिखाई पड़ रहा है ब्लैक वाले से, ठीक है ना, वो जो दिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम बोलते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद में ये जो आप देख रहे हैं ना ऑक्सीसोम, में बता दें ऑक्सीसोम का जो आकार होता है 80 से 100 एंगस्ट्रॉम होता है। उसके अगर मैं बात करूं, जो ग्रीन से आपको दिखाई पड़ रहा है डॉट के रूप में, आपको जो ग्रीन से दिखाई पड़ रहा है ना, ग्रीन वाले को अर्ध तरल पदार्थ गुहा बोलते हैं। जो ग्रीन से सब देख रहे हैं मतलब कि पूरे जो है अर्ध तरल पदार्थ से भरा होता है, जिसे अर्ध तरल पदार्थ कहते हैं। और उस अर्ध तरल पदार्थ को मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस अर्ध तरल पदार्थ को मैट्रिक्स बोला जाता है। और उस मैट्रिक्स के अंदर में, उस मैट्रिक्स के अंदर में क्या क्या है, तो मैट्रिक्स के अंदर में आपका डीएनए है, राइबोसोम है और एंजाइम्स है। क्या है, डीएनए, राइबोसोम और एंजाइम्स। तो अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं क्या के बारे में, तो हम लोग इसमें बात करेंगे अब कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या क्या है, जिसके बारे में अब हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार आप लोग देख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो देखते हैं इसके कार्य के बारे में, इसके कार्य क्या क्या है, कहाँ कहाँ कार्य करता है। तो अभी हम लोग देख रहे थे इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे बना, ठीक है ना, हम लोग रचना तक पहुंच गए थे। और अब हम लोग बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में, ठीक है। तो लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, हम लोग इसको देखते हैं और फिर ये वीडियो आपका एंड हो जाएगा। तो अंत तक जरूर देखें ताकि आपको समझ में पूरे चला कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले, लिखा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका मतलब सेल के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल है। अभी मैंने बताया
कि इसी के द्वारा हम लोग श्वसन कर पाते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का स्थान है जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। मतलब हम लोग श्वसन करते हैं, भोजन करते हैं, भोजन का हम लोग श्वसन करते हैं और श्वसन के दरमियान हम लोग जो ऊर्जा जो मिलता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया की सहायता से ही मिलता है। ठीक है, तो फिर से समझेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सीश्वसन का जगह है, स्थान है जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा क्या बनता है, और मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होता है। मेन कारण इसका यही है। यह इसका समीकरण है C6H12O6 प्लस O2, 6,6O2 मतलब कि आपका ग्लूकोज प्लस O2 मिलेगा, मतलब भोजन जो लिए वह मिलेगा, आपका O2 मिलेगा, तब यह जो 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ठीक प्लस H2O प्लस ऊर्जा, मतलब कि यह जो है ग्लूकोज और जब ऑक्सीजन मिलेगा तब आपका कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा आपका ऊर्जा के रूप में, मेन यहाँ पे ऊर्जा के रूप में टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने पॉइंट नोट किया है कि यह ऊर्जा एटीपी नामक ऊर्जा युक्त यौगिक से बंधित कर ली जाती है। मतलब कि यह ऊर्जा जो है एटीपी नामक ऊर्जा युक्त यौगिक में बंध जाता है। इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करना, मतलब कि अभी जो मैं जितने क्रिया कर रहा हूँ, मनुष्य जितने क्रिया करते हैं, जीव जंतु जितने क्रिया करते हैं, वो सभी क्रिया को करने में ऊर्जा ही सहायता होता है। जो जिस ऊर्जा का निर्माण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, श्वसन के दरमियान होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इस ऊर्जा का उपयोग कोशिका की विभिन्न क्रियाओं के संपन्न करने में होता है। ठीक है, नीचे का एक पॉइंट और मैंने नोट किया है, ऊर्जा मुक्त करने के कारण, ऊर्जा निर्माण करने के कारण, ऊर्जा बाहर देने के कारण इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस, जो मैंने पहले बता चुका है कि इसे ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहते हैं। और एक पॉइंट और अच्छे से याद रखेंगे आप लोग कि एटीपी को, ठीक है ना, ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एटीपी को ऊर्जा का सिक्का, मतलब कि ऊर्जा जो बनता है हम लोग को यहीं से बनता है। मैंने बताया था कि 38 एटीपी मिला करके हम लोग को जो है एक ग्लूकोज का, मतलब क्या, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इसीलिए इसे ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमें आशा है कि आप लोग का वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। आपको अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, कोई क्वेश्चन से छूटने वाला नहीं होगा। जितना आपका क्वेश्चन आने वाला था, क्रेब्स चक्र भी हम लोग को इसी के दौरान होता है। क्रेब्स चक्र में कुछ नहीं होता है। हम लोग जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है ना कि हम लोग श्वास को अंदर लेते हैं। ठीक है ना, तो श्वसन को अंदर लेते हैं तो हमारा श्वसन जो है कहाँ जाता है, वो सीधा लंग्स में जाता है। ठीक है, और लंग्स में एक चक्रण होता है क्रेब्स चक्र, उसी को क्रेब्स चक्र कहा जाता है। क्रेब्स चक्र के बाद हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पूरे वर्णन कर दिया है। अगर आप लोग यहाँ तक देखते हुए पहुँच गए हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो कृपया मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताएं कि हाँ सर थैंक्स, बहुत अच्छा लगा है वीडियो। और अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप इसी तरह से मेरे चैनल के द्वारा अध्ययन करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आईएफ क्लासेस बाय नंदिनी सर।